सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं। सो यू मस्ट बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो आज बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर क्या है, किस लिए यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस used to measure EMF of the cell. This is used to measure EMF of the cell, or you can say to compare the EMF of the two cells. Clear? अब है कि क्या होता है पोटेंशियोमीटर? What is the construction part of this potentiometer? Simply, potentiometer is a wire. The wire is of constant और मैंगनीज, यानी कि कौन सा मटेरियल ले रहे हैं whose temperature coefficient of resistivity is very low, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ उस वायर के रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। सो नाउ दिस कांस्टेंट और मैंगनीज वायर 400 centimeter long stretched on a wooden board। पर अब आप इमेजिन करिए 400 सेंटीमीटर लंबी वायर लेनी है वुडन बोर्ड के ऊपर, तो दैट मीन्स लेबोरेटरी और टेबल जिसके ऊपर रखोगे तो उसकी लेंथ भी 4 मीटर चाहिए, तो काफी बढ़ी जाएगी। तो आई थिंक इट विल कॉज द प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई करें? वेरी सिंपल। इसमें ऐसा करते हैं, ये 0 एंड वायर का हो गया, दिस इज 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से घुमा दो वायर, लो भाई, तो घूम गई, तो यहाँ क्या आ गया 200 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर इसको ले लिया, तो बेटे यहाँ क्या आ गया 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ से किया तो ये वायर बन गई 400 सेंटीमीटर। तो ये इसका 0 टर्मिनल और ये इसका 400 सेंटीमीटर टर्मिनल। ये वायर मैंगनीज या कांस्टेंट की किसके ऊपर है? फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। सिंपली दिस इज आवर पोटेंशियोमीटर, कुछ भी नहीं। अब है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपने इसको ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है, तो वी शुड नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? ये है पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड area of cross section of the wire and current flowing through the wire remains constant। क्या कहा मैंने बेटा कि जैसे ये आप वायर ले रहे हो, you are considering let us say this point, आपने ये पॉइंट लिया तो लेंथ ऑफ द वायर विल बी 50 सेंटीमीटर। तो what will be potential difference across these two ends 0 सेंटीमीटर and 50 सेंटीमीटर? उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आई कंसिडर द लेंथ टू बी 100 सेंटीमीटर, तो 0 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या देखूंगी कि रीडिंग इन द सेकेंड केस ऑफ द वोल्टमीटर इज डबल देन दैट ऑफ द फर्स्ट। तो ये क्या बात बन गई, क्या प्रिंसिपल बना कि फॉल ऑफ पोटेंशियल along any part of the wire, any part of wire of uniform area of cross section, of uniform area of cross section is directly proportional to length of the wire, length of the wire। क्या कहा? फॉल ऑफ पोटेंशियल along any part of the wire of uniform area of cross section, यानी कि वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, is directly proportional to length of the wire
प्रोवाइडेड कंडीशन, क्या कंडीशन है? कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर. So this is the basic principle and potentiometer will work on this basic principle. अब बेटा एग्जाम में आपको सिंपल आ सकता है स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, या आप ये कहो कि मैडम ये क्या बात हुई, आपने कह दिया हम मान लें, हम तो नहीं मानते भी. बिल्कुल ठीक है, मत मानो, नहीं मानोगे तो मैं आपको मनवाऊंगी. किस तरीके से? आपको शो करते हुए. हम एक्सपेरिमेंटली करके देख लेते हैं, फिर तो आपको लगेगा ना, फिर तो मानना पड़ेगा. अब क्या लिखते हैं इसका सर्किट डायग्राम. ये हमने इसमें बैटरी ले ली, सोर्स ऑफ ईएमएफ. याद रखो हमेशा बैटरी का पॉजिटिव हम 0 एंड पे कनेक्ट करेंगे. अब नेगेटिव को 1 वे की से, बिकॉज जब हम चाहें तभी सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हो. एमीटर के कितना करंट पास हो रहा है ये देखने के लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कांस्टेंट करंट पास हो. और उसके बाद ये रिहोस्टेट, तो रिहोस्टेट का मैंने स्टेडी टर्मिनल एमीटर से लगा दिया और वेरिएबल ये 400 सेंटीमीटर से. अब सुनो, अब ये नहीं चीज याद रखने की जो रिहोस्टेट तो यूज करते हैं करंट को वेरी करने के लिए. यहाँ क्यों यूज किया बच्चे? इसीलिए यूज किया कि तुम्हारा ये बैटरी लगातार यूज हो रही है. जब लगातार यूज हो रही है उसकी ईएमएफ कम होगी, उससे करंट सर्किट में कम हो गया तो गड़बड़ होगी ना. हम फिर क्या करेंगे? हम करंट को कैसे इंक्रीज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिहोस्टेट, सो दैट वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू वायर रिमेन्स कांस्टेंट. तो रोल यहाँ अलग है. यहाँ जो रिहोस्टेट का रोल है दैट इज टू मेंटेन flow of current through the circuit to be constant. और इस साइड पर बेटे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे. वोल्ट मीटर का पॉजिटिव किस तरफ लगेगा? जिधर बैटरी का पॉजिटिव है. और ये क्या है? जॉकी. जॉकी क्यों यूज की? बिकॉज अब आपने इसमें लेंथ ऑफ द वायर इन द सर्किट इज टू बी चेंज्ड. कैसे चेंज होगी बेटा? अगर आपकी जॉकी यहाँ पर है, that means at this very time this much length of the wire is in circuit. तुम जॉकी को यहाँ ले गए, यहाँ टच करते हो तो इतनी लेंथ सर्किट के अंदर है. तो इस तरीके से हम यहाँ पर जॉकी का यूज जो है वो ले रहे हैं. तो आई थिंक आपको सर्किट क्लियर हो गया. बड़ा सिंपल सा सर्किट है. अब इससे हमने यहाँ प्लग इंसर्ट कर दिया. प्लग इंसर्ट करने का मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया. यहाँ बैटरी के पॉजिटिव से करंट का फ्लो शुरू हुआ. वोल्टमीटर में से नहीं जाना. वोल्टमीटर हैज गॉट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ये करंट आपका इस वायर में से पास होगा, यहाँ से इधर से, इधर से, इधर से, और यहाँ से फिर ये यहाँ से पास होते हुए बैटरी के नेगेटिव तक आ गया. हमेशा याद रखिए जब भी बेटे सर्किट डायग्राम बनानी है, करंट बैटरी के पॉजिटिव से एक्सटर्नल सर्किट में स्टार्ट होगा, पूरे सर्किट में घुमा के कहाँ ला के छोड़ना है? बैटरी के नेगेटिव के ऊपर. अब क्या करना है? वेरी सिंपल. अब डिफरेंट लेंथ वायर की सर्किट में लोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या नोट करोगे? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर. तो यू आर मेजरिंग, यू आर नोटिंग रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर for different values of length, अलग अलग L की values के लिए. And then we will plot a graph by taking length of the wire L along x-axis and this fall of potential V along y-axis, and the graph comes out to be a straight line like this. The straight line will pass through the origin because when length of the wire is 0, so what will be the reading of voltmeter? It will be 0. अब practically तो तुमने देख लिया कि when graph is a straight line graph,
V versus L graph is straight line. So this indicates that V is directly proportional to L. And in this case, now what will be the slope of the graph? बेटा इस केस में ग्राफ की स्लोप क्या आएगी? स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी V by L. क्या होगा स्लोप ग्राफ की? V by L. So this thing is potential variation with respect to length, and we call it as K. Variation of potential with respect to length, with respect to distance. जब भी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो तो टर्म क्या आती है? ग्रेडियंट. हमेशा याद रखना. जैसे टेम्परेचर वेरी किया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वी कॉल टेम्परेचर ग्रेडियंट. प्रेशर वेरी किया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट. तो दिस विल बी potential gradient, variation of potential with respect to distance. So that means in this case you can say that the slope of VL graph give you the value of potential gradient. ठीक होगी? अब जरा इसको थ्योरेटिकली देख लें. कैसे? ये देखो बच्चे, क्योंकि यहां से तुम्हें क्लियर तो हो गया कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आई, पर यहां से वो कंडीशंस नहीं क्लियर हुए कि कांस्टेंट करंट ही पास होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट ही रहना चाहिए. चलो वो भी देख लेते हैं. अब बच्चे अकॉर्डिंग टू सिंपल ओम्स लॉ, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ओम्स लॉ का ही सर्किट है. अरे वहां पर जो रेजिस्टेंस कॉइल लगाई थी दैट इज पोटेंशियोमीटर. बाकी का सर्किट देखो. क्यों भाई? है कि नहीं? कि इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस कॉइल हियर यू आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर. So that means simple. V is equal to IR. Now what is R? Rho L by A. So that means V is equal to I rho by A into L. बताओ. अब बच्चे रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर. तो जब आपने वायर ले ली, यहाँ सारी कॉन्स्टेंटिन की है या सारी मैंगनीन की है, तो रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट. तो फिर उसके बाद देखो कि आप इसको V is equal to KL कब कहोगे? V is proportional to L कब कहोगे? जब ये चीज कांस्टेंट है. तो इसमें क्या कांस्टेंट होना चाहिए? I and A. A constant means uniform area of cross section. I constant means constant current is flowing through the wire. अब क्लियर होगी बात. अब स्टेटमेंट क्लियर होगी कि follow potential along any part of the wire of uniform area of cross section is directly proportional to length provided constant current is flowing through it. ठीक. तो हमने यहाँ पर मैथमेटिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंगली भी समझा दिया, प्रैक्टिकल करके भी देख लिया. तो यहाँ पर बेटे अब ये जो टर्म आ गई आपके पास I rho by A, this term is known as potential gradient. सो आई थिंक कि ये चीज अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है कि ये क्या होता है. अब इसमें इसका मतलब कि ये आपके पास है कि विधि किस प्रिंसिपल के ऊपर पोटेंशियोमीटर जो है वर्क करता है. अब इसमें एक चीज बच्चे नोटिस करना कि जैसे अब हमने इसमें लिखा कि V इज इक्वल टू KL, तो अब इसमें जैसे K जो है ये क्या है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस K इज लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर. ये आपको मैं बताऊंगी. तो उससे पहले हम अब नेक्स्ट करते हैं. ये इतनी चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी ना. सो नाउ वी सी द सर्किट डायग्राम टू कंपेयर. तो किस चीज का सर्किट डायग्राम हम लेना चाह रहे हैं? टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स. सो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. बच्चे बेसिक पोटेंशियोमीटर उसी तरीके से आ गया. अगेन इट इज अ वायर 400 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये मैं आपको लेबोरेटरी में भी किसी वीडियो में सारा लेबोरेटरी में दिखाऊंगी. तो यहाँ पर ये 0 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 400 सेंटीमीटर. अब आपने इस साइड पर जो सर्किट लेना है इसको ऑक्सिलरी सर्किट भी बोल देते हैं.
इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या है? दैट इज टू प्रोवाइड फ्लो ऑफ करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर हमने लिया ये सेल, तो सॉरी ये सेल जो आपने ले लिया उस बैटरी है ये, तो बैटरी का पॉजिटिव जो है आपने 0 एंड पे लगा दिया। अगेन यहाँ पर 1 वे की आ गई, ये एमीटर आ गया टू स्टडी द करंट, और ये आपके पास रियोस्टेट आ गया, और रियोस्टेट का जो वेरिएबल है वो आपने यहाँ पर छोड़ दिया। तो दिस इज ऑक्सिलरी सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्किट, और इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट इन दी सर्किट। अब इसमें यहां पर बैटरी का पॉजिटिव है, तो बैटरी से यहां से करंट यहां आ गया, इस वायर में से पास होते हुए ये करंट यहां से होते हुए यहां तक गया। तो दैट मीन्स अब क्लियर हो गया ना कि हाँ वाकई से ऑक्सिलरी सर्किट कहते हैं। तो इस बैटरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी। अब इस तरफ हम वो दो सेल्स लेंगे जिनकी ईएमएफ्स कंपेयर करना चाहते हैं, और दोनों का जो पॉजिटिव है दैट इज कनेक्टेड टू 0 एंड। दैट मीन्स 0 एंड पे आपके 3 कनेक्शंस हो गए, एक ऑक्सिलरी बैटरी का पॉजिटिव, एक दोनों सेल्स के पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम 2 वे की यूज करते हैं। 2 वे की बेटा इसलिए यूज कर रहे हैं कि इन दोनों में से एट ए टाइम एक सेल सर्किट में आए। तो अब ये आपके पास है जैसे ए टर्मिनल, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब जब आप प्लग ए और सी के बीच में इंसर्ट करोगे देन दिस सेल ए ऑफ ईएमएफ E1 विल बी इन सर्किट। अगर आप यहाँ से निकाल के यहाँ इंट्रोड्यूस करोगे तो सेल बी ऑफ ईएमएफ E2 विल बी इन सर्किट। तो एट ए टाइम एक सेल सर्किट में आएगा। नाउ हियर वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ आप ये क्या यूज कर रहे हो? जॉकी। तो ये हमारे पास ये सर्किट है जो हम कंपैरिजन के लिए बनाते हैं। अब इसमें क्या देखना है ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए? याद है बेटा ईएमएफ क्या होती है? ईएमएफ इज potential difference across 2 terminals of cell when no current is drawn from the cell। बच्चे जब सेल में से कोई करंट ही ड्रॉ नहीं होगा तो इसका क्या मीनिंग होगा? बोलो। जब सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा तो दैट मीन योर गैल्वेनोमीटर विल गिव 0 डिफ्लेक्शन। तो बच्चे इसमें हमने किस तरीके से करना है कि मान लीजिए सबसे पहले हमने प्लग इंसर्ट किया बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड सी, सेल ए इज इन सर्किट। इधर तो प्लग है ही इसकी के में, यहां डाल के ए सेल को सर्किट में ले लिया। उसके बाद वी हैव टू टच जॉकी एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। We have to touch jockey at various points on potentiometer wire starting from 0 end। और क्या find out करना है? We have to see the point where this galvanometer shows 0 deflection। यानी कि here we want to calculate balance point, or you can say null point। null point या balance point कब आ रहा है? When galvanometer shows 0 deflection। So very clear कि हमने क्या देखना है? We want the length of the potentiometer wire corresponding to which galvanometer shows 0 deflection। Now let us say this point is O and this point is A, so this length L1 is the balance length। O से A पॉइंट तक, O पॉइंट है 0 एंड, E पॉइंट है वो पॉइंट जॉकी का, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो O से A तक जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर की दैट इज नोन एज L1
बैलेंस लेंथ। अब आगे देखो क्या है। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना है कि अब आप देखिए कि ये गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दी। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कब देगा? व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, तभी देगा ना जीरो डिफ्लेक्शन। अच्छा, अब अगला पॉइंट, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास कब नहीं होगा? व्हेन टू एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर आर एट सेम पोटेंशियल। जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है दोनों एंड्स में, तभी जीरो डिफ्लेक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, पॉइंट ए एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल आर एट सेम पोटेंशियल। जरा देखिए इधर को ध्यान से, ये रहा पॉइंट ए, ये किधर लगा है? गैल्वेनोमीटर के एक एंड पे। ये रहा दूसरा गैल्वेनोमीटर का एंड, ये कहाँ है? नेगेटिव ऑफ द सेल। तो दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड पॉइंट ए, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। ठीक हो गया। आगे क्या है? आगे आपके पास ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये किसके साथ जुड़ा है? इस पॉइंट ओ के साथ जुड़ा है। कोई भी करंट इस सर्किट में से तो देखो इधर आ ही नहीं रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट ओ एंड पॉजिटिव टर्मिनल of cell are at same potential, are at same potential। ये दोनों भी सेम पोटेंशियल पे है ना? सेम पोटेंशियल पे आ गए पॉइंट ओ और पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल का है। क्यों? बिकॉज नो करंट इज ड्रॉन इन दिस ब्रांच। तो अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हो गया, जो यहाँ पोटेंशियल है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड A, बिटवीन पॉइंट्स O एंड E is equal to potential difference between terminals of cell, positive terminal, negative terminal, between terminals of cell। कब? when no current is drawn from it, when no current is drawn from it, it means from the cell। क्यों? सही होगी ना बात? बिल्कुल क्लियर। तो फिर अब बेटा अब जरा लगाओ फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या था? फॉलो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो इसका मतलब कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट्स O एंड A, ये किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ OA के। सो इसका मतलब E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, है ना? तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ध्यान से अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद now we take out plug from this and we insert plug between B and C so that second cell of EMF E2 is in circuit। तो same procedure फिर करोगे। Again you will start from zero end and you will touch the jockey at different points and you will get balance point। And let us say now balance length is L2, so now you can say similarly E2 is proportional to L2। अब आप क्या कह सकते हो कि similarly उसी तरीके से जैसे E1 is proportional to L1, तो E2 is proportional to L2। So now from these two, अब देखो इसका मतलब हो गया E1 is KL1, K is any constant, E2 is proportional to L2, that means E2 is equal to KL2। K is constant of proportionality, it means you are getting E1 by E2 is L1 by L2। So that means you can compare EMF of two cells by noting the balance length। कि जब एक सेल पहला सेल सर्किट में आया, बैलेंस लेंथ इज L1,
दूसरा सेल सर्किट में आया, बैलेंस लेंथ इज L2, तो रेशियो ऑफ द बैलेंस लेंथ इज द रेशियो ऑफ द EMF ऑफ टू सेल्स। ये आपने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल भी करने, तो जब आप परफॉर्म करोगे तो नेचुरली वहां यू हैव टू टेक मोर देन वन ऑब्जर्वेशन। तो अब भी जो लेंथ्स है उनकी EMF तो सेम रहेगी, देन हाउ कैन यू चेंज लेंथ? बाय चेंजिंग करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। देखो बच्चे, जब आप एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, उस पूरी ऑब्जर्वेशन के दौरान कांस्टेंट करंट पास होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में तो आप इसमें करंट चेंज कर सकते हो ना। तो इस तरीके से वी कैन कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर EMF ऑफ सेल। तो फिर मेजर कैसे होगी बेटा? वेरी सिंपल, कि अब मान लो आपके पास अगर मैं ये कह दूं कि E1 इज नोन टू अस, कि E1 की वैल्यू जो है मेरे को पता है, ठीक है। तो जब मेरे को E1 की वैल्यू पता है तो मैं E2 कैलकुलेट कर सकती हूँ। E2 क्या होगा? E1 इंटू L2 बाई L1। कि मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिकल कर लिया, मैंने बैलेंस लेंथ ले ली दोनों के लिए, और E1 की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो मेरे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा एक और तरीका भी है EMF फाइंड आउट करने के लिए, कि अगर आपने EMF ही फाइंड आउट करनी है तो बेटा, जैसे मान लो आप इस सेल ए की फाइंड आउट करना चाहते हो, तो तुम मत लो ये सर्किट, मत लो ये सर्किट, ठीक है, बस ये वाला ले लो, बस मतलब सीधा ही एक ही लिया। तो अब क्या होगा कि अब आप बैलेंस लेंथ फाइंड आउट कर लोगे। अब आप बेटे पहले कैलिब्रेशन कर लो। क्या कर लो? कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेटा कैलिब्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि भाई इसमें पर यूनिट लेंथ कितना VR है, अरे जो K है, K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, that gives you the value of potential difference, or you can say fall of potential per unit length। तो वो क्या हुई? इसकी कैलिब्रेशन ही हुई ना। तो आपके पास जब आपने कैलिब्रेशन करनी, वो तुमने इस तरीके से कर ली। ये ग्राफ क्या है? कैलिब्रेशन ग्राफ। ये ग्राफ कैलिब्रेशन ग्राफ है, जिसमें मैंने वोल्ट मीटर यूज करके ये L और V, L डिफरेंट लेंथ के लिए V नोट कर लिया। अब उसके बाद मैंने ये सर्किट लिया, और अब मैं क्या देख रही हूं? बैलेंस लेंथ। नाउ लेट अस से ये है 0, 50, 100, 150, 200। मान लो कि तुम्हारी बैलेंस लेंथ 100 सेंटीमीटर आई है, तो तुम इसको ऐसे लोगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर मान लो ये 0 है, ये आपके पास है 2 वोल्ट, ये आपके पास है 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। तो दैट मीन्स कि अब आप यहाँ से कह दोगे दैट मीन्स EMF ऑफ सेल इज 5 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा हम इसमें EMF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैलिब्रेशन ग्राफ इसमें आ गया। तो यहाँ से इसका मतलब आपने ये सीखा कि K इज नथिंग बट दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चे तुमने ये ग्राफ बना लिया, इसकी स्लोप ले लो। स्लोप क्या देगी वैल्यू? K की वैल्यू, तो वो लीस्ट काउंट पोटेंशियोमीटर का आ गया। तो अब EMF क्या आएगी? K इंटू L। L इसमें क्या है? बैलेंस लेंथ। समझे कि नहीं? कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने पहले कैलिब्रेशन करके K की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फॉलो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। क्लियर? और वो इसका लीस्ट काउंट बन गया। उसके बाद मैंने बैलेंस लेंथ फाइंड आउट की, K को बैलेंस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द सेल। तो इसमें अब आपने ये सीखा हाउ यू कैन कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स और हाउ यू कैन मेजर EMF ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब जब आप प्रैक्टिकल करते हो उसके लिए कुछ पॉइंट ध्यान देने वाले हैं बच्चे। मैं यहाँ पर ये तो कह रही हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ मीन्स व्हेन गैल्वेनोमीटर इज शोइंग 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में 30 डिवीजन इधर है, 30 इधर है, ये 0 है।
अब इसमें आपने ना जीरो एंड पे टच किया जॉकी को, तो तुमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस तरफ हो गया। अब 400 सेंटीमीटर पर टच किया, डिफ्लेक्शन तो चेंज होगी पर वो इसी तरफ रही, तो बताओ बैलेंस पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। कहाँ से आना है? बैलेंस पॉइंट तो तब आएगा अगर मैं जीरो एंड पे टच करूं, डिफ्लेक्शन राइट की तरफ है, 400 सेंटीमीटर में टच करूं तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो इसका मतलब किसी ना किसी लेंथ पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होगी। अगर दोनों एंड्स को टच करने पे डिफ्लेक्शन एक ही तरफ रहती है, देन यू कैन नॉट डिटर्मिन बैलेंस पॉइंट। जितनी देर मर्जी लगे रहो, जिस मर्जी इष्ट देव को ध्याओ, किसको मर्जी याद करो, बैलेंस लेफ्ट नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो अब ये सोचने वाली बात है, क्या कनेक्शन गलत है? देखा, ध्यान दिया, कनेक्शन तो सही थे, लेकिन खाना खा के नहीं चेक किए, बड़े ढीले ढीले हैं, टाइट होने चाहिए। चलो अब टाइट कर लिए बिल्कुल, तब भी वही हाल है। तो बेटा हमेशा याद रखिए कि ईएमएफ ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स टू बी कंपेयर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चे जो ईएमएफ है ऑक्सिलरी बैटरी की, उसी की वजह से तो सर्किट में से करंट ने पास होना है, और आपको के की वैल्यू किसने बतानी है? आई रो बाय ए ने। तो इसलिए अब आप अगर चाहते हो, अगर नहीं आ रहा, दैट मीन्स अगर ऑक्सिलरी बैटरी में से सफिशिएंट करंट पास नहीं हो रहा, तो कैसे आएगा बैलेंस लेंथ? नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि ईएमएफ ऑफ ऑक्सिलरी बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स टू बी कंपेयर्ड। ठीक होगी बात? दूसरा आ जाता है अब कि आप पोटेंशियोमीटर को और सेंसिटिव करना चाहते हो। हाउ यू कैन मेड योर पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव? मोर सेंसिटिव मीन्स के उसका लीस्ट काउंट कम हो जाए। अब लीस्ट काउंट कैसे कम होगा? अब के आपके पास है लीस्ट काउंट। अब यहाँ तो बच्चे तुम ये देख लो, के इज आई रो बाय ए। अब आपकी वायर की रो और ए तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब आपने अगर के को कम करना है, एक तो तरीका है कि जो करंट का फ्लो है उसमें वो कम कर दो। दूसरा तरीका क्या है? के की वैल्यू को रिड्यूस करने का, कि आपके पास बच्चे के क्या आएगा? टोटल ईएमएफ ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी, जो आपके पास ऑक्सिलरी बैटरी है, और डिवाइडेड बाय क्या होना है? जो करंट आना है, करंट है ना जो, दैट इज लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये तुम्हें क्या दे रहा है? के दे रहा है, ठीक है ना? के यहां से आ रहा है। तो अगर तुम बैटरी की ईएमएफ तो सेम रखी, अगर तुम पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ा दो, के की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिए कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हाउ कैन यू मेक योर पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव? बाय रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ के पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन है हाउ दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी रिड्यूस्ड? Number 1, by reducing value of current flowing through potentiometer wire. Number 2, by increasing length of the potentiometer wire. एक पॉइंट और जो इसमें ध्यान देने वाला है, मैंने इसमें आपको ये कहा कि भाई आपने जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करवाना है। ऐसे नहीं करना कि इसको ऐसे लेके यूं ऐसे घुमाना शुरू किया पूरा जोर लगा के, क्योंकि क्या होगा उससे? यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वायर विल बी डिस्टर्ब्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विल फेल। ठीक, सारा कर लिया, सारा समझ लिया। अब आप सोचते होंगे, है ना, ये बैठे सोच रही है कि क्या मैडम ने इतना कुछ बोला, अच्छा भला तो पिछले आर्टिकल में समझाया था कि भाई एक ये सेल लो,
इस सेल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दो, नेगेटिव ऐसे जोड़ दो, जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की दैट विल बी ईएमएफ ऑफ सेल। तो सीधा निकाल लेते हैं, क्या चक्कर में इतना पड़ गया। ठीक है, इजी गोइंग के लिए तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेटा हम साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ एक्यूरेसी की जरूरत है। अब मैं आपसे यही पूछूं कि आपको मैंने बताया वोल्ट मीटर से भी हम करंट ईएमएफ पढ़ सकते हैं और पोटेंशियोमीटर से भी पढ़ी। विच मेथड इज प्रेफर्ड एंड व्हाई? अब इसने तो कह दिया कि जी मेथड कौन सा प्रेफर है, वोल्ट मीटर। इफ फटाफट पकड़ा लगाया, रीडिंग आई, काम खत्म। इसमें पहले पोटेंशियोमीटर का इतना लंबा चौड़ा सर्किट बनाओ, फिर कैलिब्रेशन ग्राफ बनाओ, फिर जाके आएगा। पर हमने यहाँ आसानी नहीं देखनी, हमने देखना है एक्यूरेसी। तो हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल बिकॉज इट इज मोर एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट है? बिकॉज इन दिस केस वी आर कैलकुलेटिंग balance point, we are measuring balance length by noting zero deflection in the galvanometer, which means no current is drawn from the cell. But in this case, no doubt, voltmeter has got infinite resistance, पर बच्चे करंट क्या होता है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो चाहे नेग्लिजिबल करंट ही हो, मान लो इसकी रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की सपोज कर लो कि आपने कहा कि इसकी रेजिस्टेंस 40 किलो ओम है, ठीक है भाई। अब आपके पास करंट क्या आएगा, अगर इसकी ईएमएफ 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट अपॉन 40 इंटू 10⁻3, ठीक हो गया ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁻4 एम्पियर, तो यानी कि 0.1 मिली एम्पियर। तो फिर हुआ तो सही ना, करंट ड्रॉ तो हुआ, चाहे बहुत कम हुआ। तो एक्यूरेसी किस में आएगी, इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड। तो रियली थ्रिल के साथ इस सारे काम को पढ़िए, यू विल रियली एंजॉय इट। और एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एंड दैट इज दिस कि ये आपके पास है L length, this is V for a potential, now for potentiometer A, and this is for potentiometer B. So VL graph is given for the two potentiometer A and B. So you have to tell me that which potentiometer A or B is more accurate. Accuracy किसकी ज़्यादा है? Clear? So please subscribe and share. Thank you. Thank you.